आएगा तो मोदी ही, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह से मोदी जी के बयान और मोदी जी की पार्टी के बयान आ रहे हैं, उससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि सेटिंग तो भाई साहब बहुत ही पक्की और बहुत ही तगड़ी कर रखी है। इस बार तो जितना कंपटीशन है उससे तगड़ी सेटिंग है। भाई ईवीएम जब जेब में हो तो भाई भरोसा क्यों नहीं होगा। पूरे देश का पैसा अपनी जेब में, ईवीएम अपनी जेब में, चुनाव आयोग अपनी जेब में, पुलिस प्रशासन जेब में। तो यार आप सोच के देखिए, बहुत सीधी सी बात है। गली का एक रॉब वाला बंदा हो जिसके पास पैसा हो, सिर्फ पैसा, सारी चीजें छोड़ दीजिए, अगर पैसा हो कंधे चौड़े रहते हैं भाई साहब, आवाज में अकड़ करारापन रहता है, फुल अकड़, एटीट्यूड, किसी को मुंह नहीं लगाना, और उसको पता है पैसे के दम पे सब कुछ कर सकता है, तो वो और कॉन्फिडेंट रहता है। जब एक गली के अमीर इंसान का ये भौकाल होता है तो भाई ये तो मोदी जी हैं। अब मोदी जी ने भारत चैनल पर एक ऐसा बयान दिया, पूरा बयान तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन उस बयान में ये भी मोदी जी बोल गए कि अफसोस ये है कि माननीय विपक्ष भी नहीं बनेगा, यानी विपक्ष की पार्टी में भी नहीं होगी, यानी कंपटीशन ही नहीं होगा, यानी विपक्ष ही खत्म हो गया। इस बार सिर्फ मोदी जी अकेले होंगे, मोदी जी की पार्टी होगी, विपक्ष होगा ही नहीं। मजाक में आप सुन रहे हैं, लेकिन ये डराने वाली बात है कि विपक्ष ही नहीं होगा। जिस बात का हमें अंदेशा था, आखिरी चुनाव है इस देश का, ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ मोदी जी को भगवान बताया जा रहा है, भगवान बता दिया गया है, और मोदी जी खुद कह चुके हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बायोलॉजिकल हूं, मुझे लगता हाँ भगवान ने मुझे चुना है, इस काम का लिया। अच्छा, तो आप अब देखिए कि जो इंसान खुद को देवता का रूप मान रहा है, अपने आप को खुद ही भगवान मान रहा है। इस्लामिक इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे आए हैं जिन्होंने अपने आप को खुदा साबित करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर हुआ क्या है आपको इतिहास मालूम है। बहरहाल दोस्तों, आइए पहले मोदी जी का वो बयान सुनिए जिसके बाद आप खुद शक करने लग जाएंगे, बल्कि आप भी मान लेंगे मेरी तरह कि भाई साहब सेटिंग इन्होंने बहुत तगड़ी कर रखी है, तभी ये इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि भाई साहब विपक्ष भी नहीं आएगा। सुनिए। काशी के जनसेवक मोदी जी 4 जून को क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 4 जून को 140 करोड़ देशवासियों का भव्य विजय होगा। 140 करोड़ देशवासियों ने जो सपने संजोए हैं, उन सपनों को नई ऊर्जा मिलेगी, नया सामर्थ्य मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के रूप में अगर आप कहें तो हम पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके, देश की जनता के आशीर्वाद प्राप्त कर करके फिर से एक बार हम सरकार बनाएंगे। एनडीए बहुत ताकत के साथ उभरेगा, और चुनाव के बाद एनडीए प्लस भी बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगा। और देश का दुर्भाग्य होगा कि इस देश में इस बार चुनाव में मान्य विपक्ष भी बनने की संभावना नहीं होगी। वो इतने कम नंबर में आएंगे कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोदी प्रेडिक्शन नहीं करता है, मैं जो देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो टीवी वाले बताते हैं, जो इसके ज्ञाता लोग बताते हैं। संपादक ब्रिजेश मिश्रा को हफ्ते भर पहले ये मोदी जी ने एग्जिट पोल से पहले बता दिया था। इसमें आपने क्या सुना? मोदी जी कह रहे हैं कि अरे ये मेरा अनुमान नहीं है, मैं लोगों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और टीवी पर जो देख रहा हूँ। अरे टीवी तो वही बोलता है जो मोदी जी बोलने को कहते हैं, पत्रकार वही बोलते हैं जो मोदी जी बुलवाते हैं, लोग अंधभक्त वही बोलते हैं जो मोदी जी की पार्टी बुलवाती है, सोशल मीडिया पर वही चलता है जो बीजेपी आईटी सेल चलवाती है। तो सारा खेल घूम फिर कर मोदी जी खेल रहे हैं। अब इसके बाद जो दूसरे औरों के बयान आए हैं, उससे भी लग रहा है कि भाई साहब इन्होंने तगड़ी सेटिंग की हुई है। जैसे प्रियंका गांधी से किसी ने पूछा कि मोदी जी की पार्टी जो कह रही है कि इतने हमारे 400 पार तो होने ही होने हैं, तो प्रियंका गांधी ने भी साफ कह दिया कि भाई ईवीएम के साथ उन्होंने छेड़खानी कर रखी होगी, तो शायद इसीलिए फुल कॉन्फिडेंस में है। सुनिए। वो कह रहे हैं 370। हाँ यार 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं?
नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले। उधर भाई साहब गोदी मीडिया राहुल गांधी से पूछ रहा है कि भाई कितनी सीटें आएंगी। एग्जिट पोल तो कह रहा है कि बस मोदी 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 या 400 पार मोदी। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो मोदी पोल है, फैंटेसी पोल है, मोदी पोल, एग्जिट पोल नहीं है, गोदी मोदी पोल है वो। और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का जिक्र करके बताया कि हमारी 295 सीट्स आएंगी। सुनिए। मोदी पोल, मोदी पोल। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। मेरे दोस्तों, ठीक ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने भी क्लियर कट बताया कि ये जो एग्जिट पोल टीवी पर दिखाया जा रहा है ये फर्जी है, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने शेयर मार्केट में खूब पैसा लगाया हुआ है इनकी पार्टी पर। अगर एग्जिट पोल सच्चा दिखा दिया, सारी हवा निकल गई, तो ये कंगाल पहले ही हो जाएंगे और 4 तारीख को ये पूरी तरह से पलटा हुआ साबित होगा। देखिए, एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल, देखिए, वोटों की गिनती से 48 घंटे पहले केंद्रीय मंत्री, सबूत रख रहा हूं, बस आपको तार से तार जोड़ना है और आप समझ जाएंगे कि मोदी जी क्यों ठोक कर कह रहे हैं कि मैं ही आऊंगा। भाई साहब, वोटों की गिनती से 48 घंटे पहले चुनाव आयोग के दफ्तर केंद्रीय मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर पीयूष गोयल चुनाव आयोग के दफ्तर में मौजूद थे। क्यों थे मौजूद? अब इस पर भी मैं आपको सफाई दूं, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाऊं, आपको गोदी में उठा के सीसी से फीडर मतलब दूध पिलाऊं, क्या करूं? मतलब इतना तो खुद दिमाग लगाओ यार कि चुनाव आयोग के दफ्तर में भाई साहब सेंट्रल मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं आपका वोट की गिनती होने से 48 घंटे पहले। तो इसीलिए मेरा ये मानना है आएगा तो मोदी ही। बाकी भाई साहब ये देख लीजिए, बोलता हिंदुस्तान के सोर्स के अनुसार सुबह ही सुबह गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इस देश के अलग अलग इलाकों के 150 से ज्यादा जो डीएम हैं उनको कॉल किया है। कहा यह जा रहा है कि उनको समझाया है, बहलाया है और फुसलाया है। हाँ, समझ रहे हैं आप? समझाया है, बहलाया है, फुसलाया है। तो भैया देखो, आएगा तो मोदी ही, हमारे मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता। अब देखिए भाई साहब, दिल्ली के केजरीवाल तो सरेंडर कर चुके, जेल चले गए वापस। जाने से पहले उनका वीडियो खूब वायरल हुआ होगा, वो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, आपके चैनल पर खूब चला होगा, घरों पर एनडीटीवी में और अलग अलग चैनल पर खूब चला है। मैं आप बहुत शॉर्ट में आपको बड़ी बड़ी बातें बताना चाहता हूं। तो केजरीवाल साहब तो जेल पहुंच गए, कानून का सम्मान किया, हालांकि बीमार हैं, परेशान हैं, जेल में हैं, सबूत उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मोदी जी ने पहले ही कहा था विपक्षी खत्म कर दूंगा, तो बेचारे जेल गए। अब उधर से दिल्ली वालों से सवाल कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में दिल्ली वाले बताएंगे, केजरीवाल तो जेल गए ही, लेकिन मनोज तिवारी केजरीवाल को कह रहे हैं कि ये दिल्ली के विलन हैं। कमाल है, जिसने दिल्ली को, मैं खुद दिल्ली गया हूं और दिल्ली में पता नहीं कहां कहां घूम घूम के हर चीज़ है मैंने देख ली है बहुत करीब से। दिल्ली की हालत बिल्कुल पलटी हुई है। यानी दिल्ली में बेहतरीन स्कूल हैं, बेहतरीन कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, बेहतरीन सड़कें हैं। यमुना पार भी अब अपग्रेड हो गया है। यमुना पार में कोई देखता नहीं था, वहाँ भी स्ट्रीट लाइट और डेकोरेशन और पता नहीं क्या क्या अगड़म तगड़म सब, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों का लेवल ज़बरदस्त। लेकिन कह रहे हैं
मनोज तिवारी कि वो विलन है। अब ये दिल्ली वाले कमेंट में बताएं इनका बयान सुनने के बाद कि क्या केजरीवाल विलन है। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली के विलेन हैं। दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के घरों के लोग, दिल्ली के गरीब, पानी के लिए जो त्राय त्राय मची है वो डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल का है। कभी इन्होंने नहीं कोशिश किया कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिल जाए। वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का विलेन आज एक ढोंग करते हुए, एक नंबर का ढोंगी का परिचय देते हुए वो राजघाट जा रहे हैं। अरे, महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाने के पहले महात्मा गांधी जी को फॉलो कर लिए होते अरविंद केजरीवाल, तो शायद आज आपको इस तरह से एक कट्टर भ्रष्टाचारी के रूप में जेल के शिक्षा। अब देखो यार, सारी बातें एक तरफ, बैक टू द पॉइंट आएंगे तो अपने मोदी जी, क्योंकि चुनाव आयोग खुद मोदी जी के लिए खेल रहा है। वाराणसी में जहां वोट पड़ रहा था वहां दूसरे लोगों का बयान यह है जो वोट डालने गए थे कि जिनको हमें वोट डालना था, मशीन के आगे जो चुनावी चिन्ह होता है उन तमाम चुनावी चिन्हों के आगे पेपर लगाया हुआ था, स्टिकर लगाया हुआ था, दिख नहीं रहा था कि कौन है। सिर्फ और सिर्फ अकेला बीजेपी का बटन नजर आ रहा था, यानी कमल का साइन दिख रहा था। बाकी आम आदमी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हैं उनके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था। सुनिए, बीच बीच में जाके वो चेक करते रहेंगे, वो चेक करते रहेंगे। सबको अंदर बैठा दिया। वोट देने नेशनल पीपल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है। और यहाँ जितने भी कई लोग हमारे भाई हैं, सभी लोगों ने ये कह रहे हैं, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं पार्टी के हैं। जब मैं वहाँ वोट डालने के लिए गई तो पहले ही से पंजे पे टेप चिपकाया गया था। जब मैं विकासशील अधिकारी धांधली हो रही है यहाँ पे, और यहाँ प्रशासन सतर्क हो जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ वोटिंग रुकवा देंगे। जब तक सही नहीं होगा तब तक। अब आप समझ जाइए कि आएगा तो मोदी ही कैसे कह रहा हूं। क्लियर हो रहा है ना बहुत कुछ। हाँ, बलिया से, उत्तर प्रदेश से एक वीडियो है। बुर्का पहनी एक महिला जब बूथ पर वोट डालने गई तो वोट डालने नहीं दिया गया, धक्का मार के उसे बाहर कर दिया। और जब वो पुलिस से शिकायत करने गई तो वो भी बेचारी कुएं से निकल के खाई में गई। खाकी वर्दी मुसलमानों की कोई मदद करेगी क्या? उसका बच चले तो आप समझ नहीं रहे, बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। बहरहाल पुलिस के पास जाती है तो पुलिस और उसको धक्का मुक्की करके बाहर कर देती है। अब कोई सुनवाई ही नहीं है। मुसलमान होना अब भारत में जुर्म है। इस्लामोफोबिया पीक पर है। सुनिए बलिया से। मशीन खराब है, मशीन चल ही नहीं रहा है। फिंगर दे के सब निकाल लाने उसको जिला गया ना, उससे क्या मतलब? जिसको हमको देना उसको नहीं देंगे। हाँ, एजेंट भी देख रहे हैं। क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत है कि मशीन बंद हो गया, खाली बस फिंगर मार के चल जाए। फिंगर मार के चल जाए। हाँ, बस फिंगर मार के चल जाए। आवाज दे ही नहीं रहा है, कंप्यूटर दे भी नहीं कर रहे तो कैसे देंगे बताइए? कितने देर से ऐसा हो रहा है? जाइए देखिए कितने सारा मसाले तो धक्के मार के पुलिस निकाल रहा है। जनता को क्या निकालेंगे? उनका क्या है? जनता को क्यों निकाल रहा है पुलिस? नहीं ना निकालना चाहिए। नहीं किसको देना है? आप वोट नहीं दिया, हम जा रहे हैं। चलिए, हम इस समय खड़े हैं बलिया लोकसभा के एलडी कॉलेज पे, जहां यहाँ पे 4 बूथ हैं, 154, 153, 152, 151। अभी टाइम तो बहुत नहीं है, 9:30 बजे हुए हैं, लेकिन धूप बहुत तेज हो गई है। इतनी गर्मी में देखिए किस तरह से लोग लाइन लगा के अपनी वोट देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। धूप ज्यादा है। ये काजीपुरा का बूथ कहा जाता है। हाँ, अब इन्हीं से जानते हैं कि किन मुद्दों पर ये लोग वोट कर रहे हैं। क्या नाम है सर? फिरोज अहमद। फिरोज जी, किन मुद्दों पर अभी आप वोट करने जा रहे हैं? विकास के लिए 152 में किन मुद्दों को लेके वोट कर रहे हैं? विकास के लिए। क्या नाम है आपका? अब एक तरफ ये खेल चल रहा है कि जैसे तैसे बस मोदी जी को जिताना है, और ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने ठेका ले लिया कि हम जिताएंगे जी, टेंशन क्यों ले रहे हो। और दूसरी तरफ से आधे लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा
मोदी जी को भगवान साबित करने में लगे हैं। 2-3 दिन पहले मोदी जी साधना में बैठे थे, वही सब उनका चलने लगता है ना, हिंदुओं को खुश करने के लिए, देखो वो है परमात्मा है, ये तो भगवान है, देवता है, देवता स्वरूप है। तो गर्मी कितनी ज़्यादा है, गर्मी से सभी परेशान हैं। तो रवि किशन ये कहते हुए नजर आ रहा है, सूखा नशा होगा। रवि किशन जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी साधना में बैठे और सूर्य देवता को नरम कर दिया। यानी जो 2 दिन बेहतरीन मौसम रहा है, सूरज कम रहा है, सूरज की चुभन कम रही है, रोशनी जो कम रही है, जो बदली का माहौल रहा है, मौसम रहा है, वो मोदी जी की वजह से रहा है। मोदी जी से सूर्य देवता प्रसन्न हो गए भाई साहब। देखिए बनाए गए। रवि किशन शुक्ला मौजूद है, सांसद जी गोरखपुर में पहली बार आप मतदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक लग रहा है, मौसम खुशनुमा है, वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। ये भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी, ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है राम राज्य का। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का विराट रूप में आने का, और मेरा भारत बहुत विराट विकसित होगा, सोने की चिड़िया बनेगा, कभी झुकेगा नहीं, सब लोग उसके सामने झुकेंगे, ऐसा भारत। कई महीनों से तपस्या चल रही थी, लगातार कैंपेन करते, आज फाइनल डे है, कैसा क्या कहेंगे कि मतदान जो है घर से बाहर? आज ऐतिहासिक वोटिंग होगी, आज वोटिंग परसेंटेज महादेव बहुत बड़ा करेंगे। बहुत। अब बताइए सूखा नशा है कि नहीं है? सूखा मार के बोल रहे हैं। उधर कंगना रंडावत का बयान ये आया है कि मोदी जी ये पहली बार उस पे तपस्या पे नहीं बैठे, दशकों से बैठे हैं। 1 दशक में 10 साल होते हैं, और कंगना रंडावत कह रही हैं कि दशकों से मोदी जी तपस्या किए हैं, तब इस मुकाम पे पहुंचे हैं। भाई किसकी सुने? मोदी जी कहते हैं कि मैंने भिक्षा मांग कर जिंदगी गुजारी है, 40 साल मैंने भीख मांगी है। कोई कहता है कि मोदी जी खूब पढ़े हैं, जर्मनी फ्रांस जाकर पढ़े हैं, घूम कर पढ़े हैं, उनके पास 10 डिग्री है। अब ये नया आया है, अब कंगना रनावत की सुन लीजिए। जब राजनेता भी नहीं थे, जब वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। तो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे। मेरे दोस्तों, प्रदीप भंडारी गोदी मीडिया का सबसे बड़े लेवल का बड़ा जानवर है, पालतू कुत्ता है। पालतू है बिल्कुल बीजेपी का, पीछे से उंगली होती है पुछ से, और ये सारा दिन शुरू हो जाता है। ANI यानी गोदी मीडिया के पत्रकारों का ही इंटरव्यू लेके ये माहौल बना रहे कि आएगा तो मोदी ही। आप समझ रहे हैं? यानी आप ये देखिए कि ANI इसको, प्रदीप भंडारी को चुनाव एक्सपर्ट बता रहा है, गोदी मीडिया के पत्रकार को। पत्रकार का गोदी मीडिया के इंटरव्यू लेके चला रहा है। देखिए चुनाव का बढ़ते नंबर 295। देखिए, राजनीतिक विवशताओं के कारण शायद से राहुल गांधी जी को एक सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस के जब एग्जिट पोल्स आए थे, तब उनके इस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त CM डेजिग्नेट ने हर टीवी चैनल में आकर इंटरव्यू दिया था और कहा था कि हमारी पार्टी एग्जिट पोल्स को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि पोलिंग बूथ पे प्रेजेंट रहें, क्योंकि उस वक्त हर एग्जिट पोल इंक्लूडिंग आर एग्जिट पोल ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तेलंगाना के अंदर सरकार बनाएगी। पर दुख की बात यह है कि जब नतीजे, मान लीजिए एग्जिट पोल के जो ट्रेंड अगर आपके पक्ष में नहीं आते हैं, तो वो हजारों प्रोफेशनल्स का अपमान है जो कड़ी धूप के अंदर जमीन पे मेहनत करते हैं, और वो यंग युवा जो 20 से 30 साल के बीच में देश का कोना कोना घूमता है और एक देश की जनता के सामने एक अपना एक्यूरेट प्रोफेशनल एस्टिमेट लाने की कोशिश करता है। सही है गलत हो सकता है, बट उसकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पे बिना कोई फैक्ट्स और फिगर्स पे सवाल उठाना मेरे हिसाब से काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जो जब 2019 का चुनाव हुआ था, तब 2019 में प्री पोल में हमने कहा था कि 300 प्लस जो है वो NDA क्रॉस करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर उस वक्त भी 3 महीने तक हमको गालियां पड़ी थी, पर वो एग्जिट पोल के नतीजे मई में फिर सही साबित हुए थे। हम लोग ने पिछले कई महीनों में करीबन 70 से ज़्यादा डेटा रिसर्चर्स ने ग्राउंड पे मेहनत करके, और मैं खुद 15 स्टेट्स ट्रैवल करके मैंने इस ज़मीन पे पाया है कि जो देश की जनता इस वक्त तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंडेट देना चाहती है। तो ये मेरी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होगी कि मैं इसको नहीं बताऊं। और अगर आप
पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जब पंजाब में हमको लगा था आम आदमी पार्टी सरकार बन रही, हमने बोला आम आदमी पार्टी बना रही है, जब तेलंगाना में कांग्रेस बन रही है तो हमने बोला कांग्रेस बना रही है। बट इस वक्त अगर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी मैंडेट हमारे ग्राउंड असेसमेंट के हिसाब से देना चाहती है, तो हम फेक न्यूट्रलिटी के दौर के अंदर, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के दौर के अंदर हम प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। तो जो हमने जमीन पे देखा वही हमने, जैसे पिछले 40 चुनाव के अंदर हमने देखा था, उसी तरीके से भी हमने पाया। अब आपने इसमें सुना और देखा कि कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी को ये सीधा सीधा पागल कह रहा है कि दिमागी तौर से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मेमोरी लॉस है। आप समझ रहे हो, बीजेपी आईटी सेल की लैंग्वेज बंदा बोल रहा है। अब ये तो कांग्रेस के हाथ में पता नहीं कौन सी चूड़ी है कि इसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। अब जिसको इतना बड़ा एग्जिट पोल का मास्टर एएनआई बता रहा है, वही ये प्रदीप बंधाड़ी, इसकी पत्रकारिता मैं आपको दिखाऊं। रिया वाले मैटर में क्या इनका, मैं क्या कहूं, कुत्तापन हो रहा था सड़कों पर। देखिए, ये इनकी पत्रकारिता है और ये इनको एक्सपर्ट बता रहे हैं। आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल। आशुतोष, चलिए, देख लिया आपने। अब आते हैं अगले मेन टॉपिक पर। एक और बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है। इस्लामोफोबिया भारत में बहुत तेजी से फैल चुका है। अपनी बच्चियों को बचा कर रखिए, भगवा लव ट्रैप सबसे ऊपर चल रहा है। मेरे पास इतनी बातें हैं कि मैं 2 घंटे बोलूं तब भी बातें खत्म ना हो। सबसे ज्यादा हमारे कौम को नुकसान हो रहा है भगवा लव ट्रैप से, और इसमें भगवा लव ट्रैप की कामयाबी जो हो रही है वो हमारी कौम की लड़कियों की बेगैरती की वजह से हो रही है। हिजाब भी कर रही हैं और हिंदू लड़कों के साथ ओयो भी जा रही हैं। हिजाब भी कर रही हैं, हिंदू लड़कों के साथ प्यार भी कर रही हैं। 5 वक्त की नमाजन भी बन रही हैं, रोजेदार भी बन रही हैं, तहज्जुद पढ़ने वाली बन रही हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम के साथ बिस्तर भी गर्म कर रही हैं। बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ये हकीकत है। इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा फैल चुका है, सबको दिख रहा है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रही है। कानपुर का 3-4 दिन पहले का मामला है। रेलवे की जो पुलिस होती है उसने मदरसे के 5-6-7 बच्चों को देखा झुंड में, और टोपी पहने हुए देखकर उनको बाल सुधार गृह भेज दिया, ये कहते हुए कि इनका जो दिमाग है वो सही नहीं है और ये बहके हुए हैं, इनको बाल सुधार में भेजो। ताकि आप समझ रहे हो, मदरसे के बच्चों को आतंक की नज़र से देखा गया है, जिसके बाद अल्पसंख्यक आयोग ने यह मांग करी है कि उन सीआरपीएफ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और कार्रवाई आपको पता है घंटा होगी, क्योंकि मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मुसलमान की तरफ से लड़ाई खाली ओवैसी ही लड़ेगा क्या भाई? अपनी लड़ाई खुद मुसलमान को लड़नी चाहिए, लेकिन मुसलमान आपस में ही लड़ ले पहले। हम आपस में तो भाई साहब बक्कल उतार देते हैं हम, लेकिन जब सामने से होती है तो हम चरक देते हैं। बहुत लोगों को बुरा लगा, कमेंट में शुरू हो जाएंगे, हम भाई ऐसी बात नहीं है, हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे। अबे सिर्फ लल्लो चल रही है तुम्हारे बस की कुछ नहीं। अगर हम सब इतने पक्के ईमान वाले होते, और जब शुरुआत में ही ये जुल्म हम पर होना शुरू हुआ था, हम तभी शुरू कर देते बोलना, तो आज इनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। हकीकत यह है कि इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसका शिकार गरीब तो कल तक होता था, अब बड़े बड़े लोग भी हो रहे हैं। खानजादी को आप जानते होंगे, आप तो वैसे ही मस्तियाने रहते हैं। बिग बॉस किसने नहीं देखा? दूसरे को घर के फसाद देखने में बड़ा मजा आता था सबको। तो बिग बॉस बनाया गया, बिग बॉस के सीजन बने, बिग बॉस 17 सीजन आया, जिसके अंदर खानजादी नाम की एक कैरेक्टर आई, लड़की आई, खूबसूरत मॉडल, जबरा फैन बन गए लोग उसके, फेमस हो गई। अब खानजादी का सामने से एक स्टेटमेंट आया है मुंबई से
कह रही हैं कि जब से मैं फेमस हुई हूँ लोग पहचान गए हैं और मेरा जो सरनेम खान है वो भी अब क्लियर लोगों को पता चल गया है। जब मैं कहीं किराए के मकान के लिए जाती हूँ, मकान मुझे लेना है, रेंट पर मुझे रहना है, तो जब मकान मालिक को सब कुछ हो जाता है, जब एंड में उनको पता चलता है कि मेरा नाम खान है और मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे घर देने से मना कर देते हैं और साफ कहते हैं कि हम मुसलमानों को घर नहीं देते। बॉलीवुड का या डेली सोप का कोई एक्टर और एक्ट्रेस किसी भी, खासकर इस हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। खानजादी का आज थक हार कर सामने आकर कैमरे पर यह बोल देना इस बात की दलील है कि खानजादी जैसी बड़ी मॉडल और एक्ट्रेस को मुंबई जैसे शहर में इस्लामोफोबिया का शिकार होना पड़ रहा है, तो गरीब मुसलमान का क्या हाल होता होगा। सुनिए। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बातें हैं ये, जो कि मैं अवॉइड करती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ, बिकॉज मुझे कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत साल से मैं बॉम्बे में हूँ और जैसे तैसे करके मैंने गुजारा किया है, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अब मैं पहचान में आ गई हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं। तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं सेफ फील करूँ, क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहते हैं। लेकिन अच्छी जगह में लेने के लिए पता है क्या हो जाता है सब कुछ, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि मेरा सरनेम खान है, वो कहते हैं कि मुस्लिम्स को हम घर नहीं देंगे, सीधा मना कर देते हैं। और आज तक मैं जितने भी जगह में रही हूँ, जितने भी घरों में मैं रही हूँ, उन सारे घरों के ऑनर्स थे वो मुस्लिम्स के थे और इसलिए मुझे घर मिला। लेकिन अभी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज अभी क्या है कि पहले जैसे मैंने बोला कि इट वॉज ओके, कहीं पे भी मैं मैनेज कर लेती थी, लेकिन अभी इट इज़ नॉट ओके। अभी अच्छी जगह चाहिए। रेंट तो बहुत ज़्यादा है ही बॉम्बे में और ये बढ़ता जा रहा है। मतलब अभी तो 2 BHK आपको 70K के नीचे मिलेगा ही नहीं, और 2 BHK अगर आप कहीं और जाके देखो तो मैक्स कितना 20,000 30,000 में एक अच्छा डिसेंट आपको घर मिल जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। चलो मैं तो बैचलर हूँ, राइट, चलो मैं पहले तो अफोर्ड नहीं कर पाती थी, लेकिन अब तो मैं कह रही थी चलो ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डूइंग वेरी गुड, आई कैन अफोर्ड। लेकिन उसके साथ साथ घर नहीं मिल रहा है। क्यों? सरनेम की वजह से। सरनेम खान है इसीलिए घर नहीं मिल रहा है। क्या है ये? What is this? दोस्तों, अब इससे ऊपर क्या इस्लामोफोबिया होगा? इतनी नफरत मुसलमानों से, इतनी ज्यादा नफरत। बहरहाल खानजादी अब इस बयान के बाद और हमारी इस कवरेज के बाद उम्मीद है कि उनकी मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन गरीब मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। वहीं जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है, वैसा ही काम अगर हिंदू समुदाय का व्यक्ति करता है तो वो खबर नहीं बनती। वो तो जी सलाम ने कवर कर लिया इसको, वरना वाहिद मैं ही अकेला होता इस चीज़ को कवर करने वाला। मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई का रेलवे स्टेशन, ताज होटल और कई जगह उड़ाने की धमकी हिंदू व्यक्ति अरविंद ने दी। आगरा में चलती हुई ट्रेन से किसी अनजान नंबर से कॉल करके धमकी दी। वो तो मुंबई पुलिस थी कि तुरंत आनन फानन उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोचिए, ये खबर गोदी मीडिया के मुंह से गायब है। सलाम हो जी सलाम को, हिम्मत का काम है। अल्लाह ऐसा ना हो कि ये चैनल ही बंद करवा दे मोदी जी। सुनिए। मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया। अरविंद नाम का एक शख्स पुलिस ने जिसे पकड़ा है, आगरा से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई है पुलिस। ट्रेन में मिले नामालूम फोन से इसने कॉल किया था। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि धमकी भरा फोन कॉल आया था। एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी इस कॉल पर दी गई थी और उसके बाद इससे ही मुंबई पुलिस ने इस शख्स को रडार पर डाला था और इसे पकड़ने के लिए आगरा तक पहुंची मुंबई पुलिस की टीम। ट्रांजिट रिमांड पर फिलहाल मुंबई ले जाया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। शख्स का नाम अरविंद बताया जा रहा है और खबर यह है कि ट्रेन में एक नामालूम फोन इसके हाथ लगा था और उस फोन से इस शख्स ने कॉल कर ये धमकी दी थी। दोस्तों, अरविंद गिरफ्तार हो चुका है। गोदी मीडिया से ये खबर गायब है। इसी तरह से ये हिंदू समुदाय के लोग हमारे ही मुस्लिम देशों में जाकर रहते हैं और हमारे मुस्लिम देश से ही, यूएई से और अरब देशों से, गल्फ से पैसा कमाकर सोशल मीडिया पर
भारत में मोदी को सपोर्ट करते हुए मोदी को भगवान बताते हैं और मुसलमानों को कैंसर बताते हैं। इस आतंकवादी को देखिए, हम खुद इस रिपोर्ट को यूएई एडमिनिस्ट्रेशन को मेंशन करेंगे, भेजेंगे और अलग से ईमेल भी करेंगे। आशीष मैक एलन नाम का जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिस कंपनी का नाम है अल फुताइम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूएई दुबई के अंदर ये बंदा है। ये सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और अलग अलग जगह मोदी जी को सपोर्ट करता हुआ, क्योंकि मोदी जी खुद इस्लामोफोबिया भारत में फैला रहे हैं। देखिए, जहाँ पर मोदी जी ने वोट जिहाद खुद लिखा और कहा वोट जिहाद डिस्कस्टिंग, और उसके बाद इन्होंने, मोदी जी ने बहुत कुछ बोला भी था। उसके नीचे ये आकर कमेंट करता है मोदी को और लिखता है कि मोदी जी ज़बरदस्त हैं और इस्लाम एक कैंसर है और भारत के अंदर कैंसर की तरह इस्लाम फैल रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अभी पहले स्टेज पर है, बाद में सिर्फ ये बर्बादी वाला होगा और मोदी है तो मुमकिन है। इस्लाम के कैंसर से हमें मुक्ति चाहिए, खुला लिख रहा है। और फिर यूएई में रहकर, यूएई से पैसा कमाकर अगले पोस्ट में आप देखिए, पोस्ट देखकर समझ गए होंगे कि मुस्लिम लड़कियों को ये बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री बता रहा है और इसके ग्राफिक्स को ट्विटर बैन भी नहीं कर रहा है और मुसलमानों का खाकर मुसलमानों को ही गरिया रहा है। इसी तरह से शिरीन खान ने लिखा कि क्या कोई केयर कर रहा है इस बात की, किसी को फर्क पड़ रहा है कि कितनी बुरी तरह से लगातार रफ़ा में लोगों को इजराइल मार रहा है। तो उस पर यह रिप्लाई करता है कि ओह, पर क्या इतनी हूरों का इंतजाम किया हुआ है हुजूर ने? पर पर्सन 72 हूरें मिलने का वादा किया है। आई होप हुजूर ने अल्लाह से बात करके हूरों की प्रोडक्शन बढ़वा दी होगी। प्लीज देखना शॉर्टेज ना पड़े। इस तरह के भाई साहब हर किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर ये जहर उगल रहा है, लगातार उल्टा सीधा बोल रहा है। मतलब अगर मैं सब कुछ इसके कमेंट आपको दिखा दूं तो आपका खून खौल जाएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं उखाड़ोगे। भाइयों और बहनों, आप इतने ठंडे हैं, आप इसको सर्च भी नहीं करोगे, सर्च करके मेंशन भी नहीं करोगे, रीट्वीट भी नहीं करोगे। ये मुसलमानों की कमी बता रहा हूं। उम्मीद करूंगा मैं कि हम कोशिश जो कर रहे हैं यूएई गवर्नमेंट तक इस रिपोर्ट को पहुंचाकर इसको पहले पिछवाड़े पर लात पड़वा के भारत ही बुलाएं और भारत में जब आए तो फिर भारत में इस पर एफआईआर हो। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं वो आप देखिए। इसी तरह से एक्स मुस्लिम समीर नाम का जो आतंकवादी है, जिसने कुरान के ऊपर पैर रखा, कुरान को फाड़ा, कुरान को गालियां बकी, अब तक उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि पुलिस उसको खुला खुला बचा रही है। हर जगह पुलिस कह रही है नहीं, यहां तो नहीं रहता इस नाम का कोई व्यक्ति। अगर अल्लाह ना करे कोई मुसलमान किसी दूसरे धर्म की किताब के साथ कोई ऊंच नीच हरकत कर दे, पुलिस उसको 7वें आसमान से क्या जमीन में कुआं खोदकर ढूंढकर निकाल कर गिरफ्तार करेगी। उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, उसके तमाम भाई बहनों के ऊपर कोई केस लगेगा और उसके ऊपर इतने केस लगेंगे कि वो आधे से ज्यादा जिंदगी जेल में गुजार देगा। हो सकता है जेल में ही उसका खात्मा कर दिया जाए। ये मुसलमान होता तो होता, लेकिन क्योंकि वो मुसलमानों की आसमानी किताब की तौहीन कर रहा है और मोदी जी सपोर्ट करते हैं मुसलमानों के खिलाफ बातों को, तो ये सब होने दिया जा रहा है। मुसलमान खुद ठंडा पड़ा है। भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पहले हर मुद्दे पर आवाज उठाई जाती थी। मुसलमान जंतर मंतर छोड़िए, अपने घर के अंदर खड़ा होकर बोलने को तैयार नहीं है। हमारे आलिम दीन किसी मुद्दे पर बोलने से डर रहे हैं। इसमें भी कमी हमारी अपनी है, क्योंकि जब हमारा आलिम दीन जेल चला जाता है कुछ बोलने की वजह से, बिना किसी वजह, तो हम उसे भूल जाते हैं। सलमान अजहरी को माशाल्लाह भूल गए, बहुत ही बढ़िया। ऐसे न जाने कितने आलिम दीन हैं जो जेल में सड़ रहे हैं और हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। हम 8,000 रुपये मौलाना को दे के सोचते हैं हमने तो खरीद लिया भाई, रात को 12 बजे दरवाज़ा खटखटा देंगे, सुबह 4 बजे दरवाज़ा खटखटा देंगे, अपना गुलाम समझते हैं। और अगर कोई हिम्मत वाला मौलवी हक बात बोल दे और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो हम भूल जाते हैं, जा गया जेल जानवर।
दूसरा मौलवी है हमारे पास। बहुत सख्त बात है लेकिन सच बात है। लेकिन हरिद्वार में जिंदा हैं अभी मुसलमान, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हरिद्वार में सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने मार्च किया, शांतिपूर्वक तरीके से थाने गए और मांग की कि एक्स मुस्लिम समीर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब आप हरिद्वार के अलावा कहीं और से ये खबर देख रहे हैं, किसी और स्टेट से, तो आपने जमीर को ठोक कर जिंदा करो कि तुम क्या कर रहे हो। मैं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। वो जो फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12, उसमें जो मेन कैरेक्टर है सुअर अनु कपूर, इस बेगैरत के बारे में जान लीजिए। एक मेरी टीम के बंदे ने खास रिसर्च करके बताया है कि इसकी खुद की 2 बीवियां रह चुकी हैं। अब पता नहीं रंडवा है क्या है, लेकिन इसकी 2 बीवियां रह चुकी हैं और 4 इसके बच्चे हैं। खुद की 2 बीवी, खुद से 4 बच्चे, और बीवी के अलावा और कितनी हैं, क्या हैं, और बच्चे 4 के अलावा और किससे क्या क्या है नहीं पता। लेकिन हम दो हमारे 12 फिल्म में कैरेक्टर निभाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सबसे आगे आया है। मैंने आप लोगों से पहले कहा था, और बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज से जहां तक ये मेरा वीडियो जाता है, मुझे मालूम है कहां तक जाता है, उनसे मेरी अपील है कि साइलेंटली इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस का पूरी तरह से बाइकआउट कर दीजिए। अपनी किसी फिल्म में इनको कोई रोल मत दीजिए, किसी भी टीवी शो का एंकर मत बनाइए, बिल्कुल इनको थूक कर किनारे कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते खुल के, तो अंदर ही अंदर आप इस तरह से काम कर दो, समझ रहे हो। बस जिसको कह रहा हूं उसके लिए मेरा इशारा काफी है। अब सुनिए गाजियाबाद वाला लेटेस्ट मामला बता रहा हूं। ये पंडित आपको दिखाई दिया था, मैंने बताया था आपको, ये वो पंडित है जिसने मंदिर के कपड़े बदलने वाले चेंजिंग रूम के अंदर सीसीटीवी लगाया था, और आपकी हिंदू बहन बेटियां जिनका नाम लेकर हिंदू को उकसाते हैं हिंदू संगठन, हमारे हिंदू बेटियों के साथ गलत करते हैं। ये देखिए, ये वो बंदा है जिसने हिंदू बहन बेटियों की एमएमएस वीडियोस बनवाई, सीसीटीवी कैमरा लगाकर चेंजिंग रूम में उनकी वीडियो बनाता था, सेव रखता था। अभी तक ये फरार है, पुलिस की पकड़ से बहुत दूर है। आखिरकार कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और इनामी बदमाश घोषित किए जाने की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर का मामला है। पंडित जी फरार हैं, पता नहीं आशीर्वाद के नाम पर इन्होंने और क्या क्या दिया होगा, और हिंदू लड़कियों की कितनी सारी इनके पास क्लिप कहां कहां होंगी। इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है कि अरे हमारी बहनों बेटियों हिंदू मुसलमान लड़कों से दूर रहो, ये हलाला करते हैं, गलाला करते हैं, सवाला करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं ये खुद नहीं बताते। भाई साहब, ये इतने बीप के बीप होते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को दोस्तों के हवाले कर देते हैं। यूपी के संत कबीर नगर खलीलाबाद के इलाके का मामला है। एक हिंदू लौंडा बॉयफ्रेंड, नाम शिव कुमार मौर्य, चलती गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्तों के हवाले कर दिए, जिसके बाद दोस्तों ने चलती कार में लड़की का बलात्कार किया, उसकी गर्लफ्रेंड का बलात्कार किया। मामला थाने पहुंच गया, लड़की ने एफआईआर किया, बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और हिंदू समुदाय के लोग आपको समझाते हैं मुसलमान लड़कों से दूर रहो। अरे कम से कम मुसलमान लड़के निकाह तो कर रहे हैं? आप बताओ, आप ऐसे करोगे? अच्छा, इनके लौंडे तो लौंडे, इनकी लौंडिया भी सुनिए कितनी खतरनाक है। ये मामला बिहार के समस्तीपुर का है। वहां माँ को एक बेटी 6 महीने समझा रही थी कि आप मेरी शादी मेरे दोस्त से कर दो, मेरे बॉयफ्रेंड से कर दो। माँ नहीं मान रही थी। माँ कह रही थी नहीं, मैं अपनी मर्जी से करूंगी और रिश्ता मैं लगाऊंगी।
माँ तो माँ है, माँ कई जगह रिश्ते देख रही थी और कहीं उसने हाँ भी बोल दी। बेटी को आग लग गई, बेटी बौखला गई। माँ का नाम है फूल देवी, तो आप इसे समझ सकते हैं कि बहुसंख्यक समाज से है। तो फूल देवी जो माँ है, उसकी बेटी ने एक दिन धारदार हथियार से माँ की गर्दनी काट दी, मार दिया। माँ को बेटी ने मार दिया और फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया कि मैंने अपनी माँ को तुम्हारे लिए कत्ल कर दिया, अब इसे ठिकाने लगाने में मदद करो बाबू। फिर क्या हुआ, बाबू की खुद ही लंका लग गई। बाबू पैंट में चिरक दिए। बाबू बोला चल बे चल, पागल हो गई क्या, बॉयफ्रेंड भी फरार। हुआ क्या, बेटी जेल में, बॉयफ्रेंड का कोई रोल ही नहीं था भाई साहब, बॉयफ्रेंड आजाद। अब बताओ क्या चाहिए। ये अभी मैं कुछ बोल दूंगा, लोग कहेंगे भाई ये तो विवादित बात कर दिया आपने। अगर यही काम मुसलमान लड़की करती तो सीधा इस्लाम को कोसते लोग कि इस्लाम में ये सिखाया जाता है। अब मैं बोलूं कुछ, हाँ नहीं वो सही नहीं है, विवाद हो जाएगा बोलूंगा तो। इतना वैसे ही बोल देता हूं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और चैनल को खुद तो सब्सक्राइब कीजिए ही और दूसरों से भी करवाइए। कम से कम इतना तो करो, जान पे खेल रहा हूं यार। जय हिंद।